नमस्कार मित्रों, मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, कोरोना के इस विकट दौर में जहां हमारी शिक्षा बहुत बाधित हुई है और कहीं न कहीं हमारा समाज भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इस विकट और विध्वंसकारी दौर में मैं आपके परिजनों के, इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आगे की बात करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के 6 नियमों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के नियम 7वें के बारे में। तो 7वां नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि का नियम 7वां यह नियम कहता है कि त के बाद में यदि ट हो तो त का रूपांतरण भी ट में हो जाता है। यह नियम क्या कहता है कि त के बाद यदि क्या हो, ट हो, तो त का रूपांतरण ट में हो जाता है। त का रूपांतरण किस में हो जाता है? ट में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नियम कहता है कि नियम के अनुसार अब आप देखिए पहले क्या होना चाहिए। हम यहाँ पर सूत्र बना लेते हैं साथ साथ में। पहले होना चाहिए त। क्या होना चाहिए? त। और इस त के बाद में क्या होना चाहिए? ट होना चाहिए। तो इस त को आप किस में बदल लोगे? इस त को आप ट में बदल दोगे और बाद वाले ट के साथ जुड़कर जो ये स्थिति बनेगी, ये स्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि वर्ण के नीचे वर्ण को लगा देते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो मानक वर्णमाला में क्या माने गए हैं? अशुद्ध माने गए हैं। तो इस प्रकार से द्वित्वीकरण आपको नहीं करना है। द्वित्वीकरण करना है लेकिन एक वर्ण को हलंत और एक को पूर्ण लिख करके इसी प्रकार से करना है। यही भाषा के अंतर्गत एक शुद्ध मानकीकृत रूप माना गया है, ताकि संधि अध्याय के साथ साथ जो शब्द शुद्धि का जो अध्याय है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। आप शब्द के जिस रूप को सीखें वो रूप सही हो, मानकीकृत हो। संधि अध्याय का और संधि अध्याय के अध्यापन करने का एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि हम शब्द के शुद्ध रूप को सीखें। हम बात करते हैं त के बाद में ट की। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है तत् प्लस टीका। मित्रों, यहाँ पर मैं टीका शब्द के थोड़ा अर्थ की ओर जाऊँगा कि टीका शब्द का अर्थ क्या होता है। टीका एक बहुअर्थी शब्द है। विविध प्रसंगों में इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब इसका अर्थ अलग अलग किस प्रकार से होता है, हम जरा इस बात पर चर्चा करेंगे। टीका शब्द के क्या क्या प्रायोजित अर्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहले टीका सवर्ण जातियों में विवाह की एक रस्म होती है। विवाह की क्या होती है? एक रस्म होती है। टीके की रस्म सवर्ण जातियों में होती है, राजपूतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो विवाह की एक रस्म हो जाती है टीका। उसके बाद में हम मंदिर जाते हैं, मस्तक पर चंदन या कुमकुम का क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं, यानी तिलक लगाते हैं। तो उस समय भी क्या हो जाता है? इसका दूसरा अर्थ तिलक हो जाता है। तीसरा अर्थ, नवजात बच्चों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, किसके लिए? टीका लगवाने के लिए। तो वहाँ पर टीका का एक अन्य अर्थ क्या हो जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो लगाए जाने वाले जो वैक्सीनेशन होते हैं, तो इसका एक अन्य अर्थ वैक्सीनेशन भी हो जाता है। तो इसका एक तीसरा एक और अर्थ हो जाता है। उसके बाद में टीका शब्द का कही हुई बात पर जब हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? टीका टिप्पणी। तो इसको हम दूसरे अर्थ में ले सकते हैं। कही हुई बात पर जो प्रतिक्रिया करते हैं यानी जो टिप्पणी करते हैं वो भी क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। क्या कहलाती है? टीका ही कहलाती है। और अलग अर्थ की एक और बात करें तो टीका शब्द का एक साहित्य शास्त्र में एक व्यावहारिक अर्थ हो जाता है आलोचना। क्या अर्थ हो जाता है? आलोचना। अब सामान्य अर्थ में आप आलोचना का क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? निंदा। सामान्य अर्थ में आप इसका क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? निंदा। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि आलोचना का अर्थ केवल निंदा करना, केवल उपहास करना नहीं होता है। ये शब्द से इसका एक अर्थ हो सकता है लेकिन परिपूर्ण अर्थ नहीं होता है। आलोचना का जो परिपूर्ण अर्थ होता है वो होता है गुण दोषों का सम्यक विवेचन। क्या होता है? गुण दोषों का सम्यक विवेचन।
तो कई बार हम शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे शब्द कुछ गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी गलतियां आपसे ना हो, यही हमारा प्रयास होता है, यही हमारा प्रयत्न होता है। और इसीलिए संधि अध्ययन में शब्दों के जोड़ तोड़ के साथ में हम उन शब्दों के व्यापक और विस्तृत अर्थ से भी विद्यार्थी को परिचित करवाते रहते हैं, ताकि विद्यार्थी शब्द को अर्थ की दृष्टि से भी सीखता चले, समझता चले, और विद्यार्थी को शिक्षा का जो एक व्यावहारिक ढंग होता है, जो एक व्यावहारिक तरीका होता है, उसी के अनुसार विद्यार्थी को शिक्षित किया जाए, ताकि उसकी एक समेकित और जो संपूर्ण शिक्षा है वो सुचारू रूप से हो। अब हम बात कर रहे हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, शब्द हमने तत् प्लस टीका लिखा है, तो नियम के अनुसार जो ये आधा त है, आधे त को आप किस में बदल दोगे, आधे ट में बदल दोगे। और इस प्रकार तत् प्लस टीका की जब आप पूरी संधि करोगे तो वो पूरी संधि क्या हो जाएगी, इसकी संधि हो जाएगी तट्टीका। क्या हो जाएगी, तट्टीका। यानी कि वैसे ही टीका या वैसे ही आलोचना, साहित्य शास्त्र का वैसा ही आलोचना का ग्रंथ, तो ये इसका एक शब्द हो जाता है। आगे इसी शब्द से जुड़े हुए कुछ और उदाहरण हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे कि शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर तत् प्लस टंकार, या शब्द मैंने लिख दिया वृहत प्लस टीका। तो इस प्रकार के कुछ और उदाहरण इसके मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर भी तत् प्लस टंकार। टंकार जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, टंकार शब्द के जब हम दो खंड करते हैं तो इसके खंड होते हैं टन प्लस कार। टन क्या है, दो धातुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, टन की ध्वनि कहते हैं। और कार शब्द का अर्थ क्या होता है, ध्वनि होता है। क्या होता है, ध्वनि। यानी टन की ध्वनि ही क्या है, टंकार है। यदि आप धार्मिक सीरियल देखते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, युद्ध के प्रसंगों में दो योद्धा जब आपस में युद्ध आरंभ करने जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, धनुष की प्रत्यंचा को, खाली प्रत्यंचा को, बिना बाण का संधान किए खाली प्रत्यंचा को चढ़ा करके छोड़ते हैं। और आप उसे देखते होंगे बादलों में एक घनघोर गर्जना सी होती है, बिजलियां कड़कती है, उसी को क्या कहा गया है, टंकार कहा गया है। क्या कहा गया है, टंकार। उसका तात्पर्य ये होता है कि अब सामने वाले शत्रु सेना को सावधान कर देना कि वो युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाए, तैयार हो जाए। तो इस प्रकार टंकार शब्द का अर्थ हो जाता है सावधान करने वाली जो ध्वनि होती है उसको भी क्या कहा जा सकता है, टंकार कहा जा सकता है। हमने शब्द यहाँ तत् प्लस टंकार लिखा है तो इसका संयुक्त रूप क्या हो जाएगा, तट्टंकार। क्या रूप हो जाएगा, तट्टंकार। और वृहत प्लस टीका से इसका शब्द क्या हो जाएगा, वृहत टीका। सत्य प्लस टीका इसका एक और शब्द बन जाता है, जिसका भी रूप क्या बन जाएगा, सट्टीका। क्या रूप बन जाएगा, सट्टीका। तो इस प्रकार से इन शब्दों के आपको रूप बनाने हैं। निश्चित रूप से ये छोटा सा नियम आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के आगे 8वें नियम के बारे में कि व्यंजन संधि का नियम 8वां क्या कहता है। यह है नियम 8वां, और यह नियम कहता है कि त अथवा द के बाद यदि ड हो जाए तो त अथवा ड का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। त अथवा द का क्या हो जाएगा, ड। तो आप नोट कीजिएगा कि त अथवा द के बाद, त अथवा द के बाद यदि ड हो तो त अथवा द का भी ड हो जाता है। त अथवा द का क्या हो जाता है, ड हो जाता है। छोटा सा नियम है, इस पर भी ज़्यादा मात्रा में शब्द नहीं बनते हैं। सबसे पहले हम इसके सूत्र को एक बार लिख लेते हैं। सूत्र के अनुसार पहले क्या होना चाहिए, त अथवा द होना चाहिए, और त अथवा द के बाद क्या होना चाहिए, ड होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में त अथवा द को आप किस में बदल दोगे, त अथवा ड को आप ड में बदल दोगे, और बाद वाला जो ड जैसा है वो वैसा रहेगा, यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार आप क्या लिखोगे, ड करके इस रूप को बना दोगे। शब्द हम लिखते हैं इसका उत या उद प्लस डीन। उत, या इसका एक पैरेलल एक और शब्द क्या बन जाता है, उद रूप इसका बन जाता है उत या
उद प्लस डीन। तो इसका रूप अब क्या बनेगा आप जानते हैं, पहले क्या है त या द है। अब इस त या द का क्या मैटर है ये हम आपको बता दें। जैसा कि मैंने आपको पहले व्यंजन संधि के किसी नियम में आपको बताया था कि त के बाद में द होता है तो किस प्रकार से हम त को द में बदल देते हैं, और फिर द के बाद यदि ज हो तो द को किस प्रकार से ज में बदल देते हैं। वैसे ही कुछ प्रक्रिया यहाँ पर होगी। आप देखते हैं कि त क्या है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, और उसके बाद में ड क्या है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। और नियम ये कहता है कि पहले के बाद में तीसरा होता है तो पहला किस में बदल जाता है, तीसरे में, यानी कि त का तीसरा रूप क्या हो जाता है, द हो जाता है। तो उद का रूप क्या हो जाता है, उद हो जाता है। और बाद में जो डीन शब्द है वो डीन यथावत रहता है। अब यहाँ पर नियम ये कहता है कि द के बाद में ड हो तो द का रूपांतरण भी किस में हो जाता है, ड के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार उत प्लस डीन का जो एक संयुक्त शब्द है वो क्या बन जाता है, उड्डीन बन जाता है। क्या बन जाता है, उड्डीन। तो उत प्लस डीन का रूप क्या हो जाएगा, उड्डीन हो जाएगा। डीन शब्द का अर्थ क्या होता है, डीन शब्द का अर्थ होता है पंख। डीन शब्द का अर्थ क्या होता है, पंख होता है। और उड्डीन जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची हो जाता है, ये पक्षी का पर्यायवाची हो जाता है। किसका पर्यायवाची हो जाता है, पक्षी का। उड्डीन शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, पक्षी। इसी प्रकार से एक शब्द और आ जाता है उत प्लस डयन। तो इसका रूप क्या हो जाता है, यहाँ पर भी आप देखोगे कि पहले त है बाद में ड है, तो त को आप सीधा ड में बदल दोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, उड्डयन शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड्डयन। और उड्डयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, उड्डयन शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है विमान। क्या हो जाता है, विमान। ये कुछ विशिष्ट शब्द हैं, सामान्यतः पर्यायवाची शब्दों में भी आ जाते हैं, कई बार शब्दों के अर्थ पूछने की दृष्टि से भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का अर्थ भी आप साथ में ज्ञात करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम के बारे में। तो यहाँ तक हमने नियम पढ़ लिए हैं, व्यंजन संधि के 8 नियम पढ़ लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के नियम 9 के बारे में। नियम संख्या 9। और ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि ट अथवा ड के बाद, ट अथवा ड के बाद यदि न हो तो ट अथवा ड का ण तथा न का भी, जो बाद में न आया है उस न का भी क्या हो जाता है, उस बाद वाले न का भी ण हो जाता है। तो न का भी ण हो जाता है। इस प्रकार से ये नियम बनता है, जहाँ पर इस नियम में आप देख सकते हो कि दोनों ही पक्षों में परिवर्तन हो रहा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी बदल रहा है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी बदल रहा है। इसका जो सूत्र है वो सूत्र कैसे बनता है, आप इसका सूत्र एक बार नोट कर लें। सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो ट अथवा ड में से कोई एक वर्ण होना चाहिए और इसके बाद में क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि ट अथवा ड के बाद में क्या होना चाहिए, न होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि ये जो ट अथवा ड है, इस ट अथवा ड को आप किस में बदल दोगे, इसको आप ण में बदल दोगे। क्योंकि ये वर्ण हलंत है तो बनने वाला वर्ण भी क्या होगा, हलंत ही होगा। और उसके बाद में जो ये न है, इस न को भी आप किस में बदल दोगे, ण में बदल दोगे। और दोनों को जोड़ के कुल मिला के एक इस प्रकार की आप स्थिति बना दोगे। ये स्थिति बनेगी इन उदाहरणों में। उदाहरण के लिए हम इनके कुछ शब्द लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने शब्द यहाँ पर लिख दिया है षट प्लस नव। शब्द क्या लिखा है, षट प्लस नव। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले क्या है, ट वर्ण आया है, तो आप पहले ट को देखिएगा और उसके बाद में क्या आया है, न आया है। आप न की तरफ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि ट के बाद में न हो तो ट को हमें किस में बदलना है, ट को हमें आधे ण में बदलना है। और न जो बाद में है, इस बाद वाले न को किस में बदलना है, इसको भी पूरे ण में बदल देना है। और दोनों की स्थिति जब जुड़ेगी तो इस प्रकार से कुछ हो जाएगी। तो इस प्रकार षट प्लस नव को जब आप संयुक्त रूप से जोड़ोगे तो स यथावत रहेगा, ट प्लस न जुड़कर न के रूप में हो गया है और बाद में वह बचा है यथावत रहेगा।
तो इस प्रकार षट प्लस नव के संधि क्या हो जाएगी, षण्णव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, षण्णव। इसी प्रकार से जो कुछ और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप उन उदाहरणों पर एक बार नज़र ज़रूर डालें और उनको सॉल्व ज़रूर करने का अभ्यास करें, प्रयास करें। शब्द मैंने लिख दिया है षट प्लस नवति, षट प्लस नियम, षट प्लस निदान। तो इस प्रकार के कुछ और उदाहरण हैं आपके लिए। ज़्यादा उदाहरण षट के योग में बनते नहीं है। अब यदि षट के स्थान पे षट भी आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट या ड में से जो भी होगा उसका न के रूप में आपको रूपांतरण करना ही करना है। अब हम बात करते हैं सॉल्व करने की। तो षट प्लस नवति का क्या हो जाएगा, षण्णवति। क्या रूप हो जाएगा, षण्णवति। इसी प्रकार षट प्लस नियम में यहाँ पर आप देख रहे हो कि न में ई की मात्रा है, तो नी का यहाँ रूपांतरण किस में हो जाएगा, नी के रूप में हो जाएगा। पहले जो ट का ण बनेगा, जो आधा ण बनेगा, वो मात्रा के अंदर आ जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, षण्नियम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षण्नियम। इसी प्रकार षट प्लस निदान से रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा षण्निदान। क्या रूप हो जाएगा, षण्निदान। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण जो है वो आपको सॉल्व करना है। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ कि ये जो छोटा सा नियम है ये भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे 10वें नियम के बारे में। 10वां नियम जो व्यंजन संधि का है, अपने आप में काफ़ी विशिष्ट नियम हो जाता है ये। हम इस नियम के बारे में बात करेंगे। आप लिख लीजिएगा नियम 10। यह नियम कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण हो तो प्रथम पद का अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, नियम क्या कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो, यदि कोई स्वर हो, यदि कोई स्वर हो तो प्रथम पदांत वर्ण का अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। किस प्रकार से होता है, इस परिवर्तन को समझने के लिए भी हम सूत्र की सहायता लेते हैं, क्योंकि सूत्र से ये परिभाषाएं संक्षिप्त हो जाती है और संक्षेप में स्थिति पहले क्या होनी चाहिए, बाद में क्या होनी चाहिए और परिवर्तन किस स्थिति में करना है, पहली स्थिति में करना है या दूसरी स्थिति में करना है, और वो परिवर्तन क्या होगा, ये तमाम चीज़ें सूत्र के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हम इसका यहाँ पर जो सूत्र है वो सूत्र बना लेते हैं। पहले क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। तो प्रथम वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, क, च, ट, त और प। आप देख सकते हैं ये पांचों वर्ण अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। किस प्रकार के वर्ण हैं, प्रथम वर्ण हैं। और इन वर्णों के बाद में क्या होना चाहिए, इन वर्णों के बाद में होना चाहिए कोई भी स्वर। क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए। तो उसके बाद में हमने रख दिया यहाँ पर स्वर। तो क्या होगा, प्रथम पद के जो वर्ण होंगे इन वर्णों का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी क वर्ग के तीसरे क्रम में क्या आता है, क, ख, ग। तो क का रूपांतरण किस में हो जाएगा, ग के रूप में। इसी प्रकार च का रूपांतरण किस में हो जाएगा, तो च का रूपांतरण ज के रूप में हो जाएगा। ट का ट, ठ, ड, त, थ, द और प, फ, ब। तो इस प्रकार आप देखते हो कि ग, ज, ड, द, ब, इनमें इन प्रथम वर्णों का रूपांतरण हो जाता है, जो कि क्या है, अपने ही वर्गों के तीसरे वर्ण हैं। अब इस नियम को हम
5 टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे, यानी कि हर किसी प्रथम वर्ण के बाद में स्वर आता है तो उसका तृतीय वर्ण किस प्रकार से बनता है, ये अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो ये बाद में स्वर आया है, इस स्वर की भी आपको साथ में क्या लगानी है, स्वर के साथ में मात्रा लगा देनी है। इस मात्रा को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मात्रा नियमित रूप से इन सभी वर्णों के साथ लगेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रथम पद के वर्ण हलंत हैं और उनके बाद में स्वर है, तो प्रथम पद का रूपांतरण तो तीसरे वर्ण में हो जाएगा, लेकिन बाद में जो स्वर है ये स्वर हलंत वर्णों के साथ हमेशा मात्रा के रूप में जुड़ते हैं और ये मात्रा के रूप में यहाँ पर जुड़ते रहेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे जो पहला सूत्र जो हमारा बनेगा वो सूत्र ये बनेगा कि यदि क के बाद में कोई स्वर हो जाए तो क को किस में बदलना है, ग में बदलना है। क को किस में बदलना है, ग में बदलना है। इसी पर आधारित जो हमारा पहला सूत्र है ये सूत्र हो जाता है। ये सूत्र हमें ये कहता है कि क के बाद में कोई भी स्वर होगा तो क का क्या हो जाएगा, क का ग हो जाएगा और स्वर के साथ में क्या लग जाएगी, स्वर के साथ में मात्रा लग जाएगी। किस प्रकार से होंगे इनके उदाहरण, तो अब ज़रा आप इनके उदाहरणों पर एक बार गौर कीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है दिक प्लस अंबर। शब्द क्या लिख दिया है, दिक प्लस अंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले क्या है, क है, उसके बाद में क्या है, अ, जो कि क्या है, एक स्वर है। तो क को अब आप किस में बदल दोगे, क को आप ग में बदल दोगे। साथ में अ है तो अ की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। और जब मात्रा लगेगी अ की तो क्या हो जाएगा, ग पूरा हो जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर का रूप क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। क को आपने ग में बदला, ग के साथ में अ स्वर की मात्रा लगा दी और इस प्रकार शब्द क्या बन गया, दिगंबर। तो दिक प्लस अंबर का रूप आपने क्या बना दिया, दिगंबर बना दिया। इसी प्रकार से जो आगे मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं उन उदाहरणों के रूप आपको बनाने हैं। मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है दिक प्लस अंत, वाक प्लस आराधना, प्राक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, प्राक प्लस उक्ति, प्राक प्लस ऐश्वर्य, दिक प्लस उन्नत। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ उदाहरण आपके लिए रखे हैं। आप इन उदाहरणों को निश्चित रूप से सॉल्व कर सकते हैं, मगर फिर भी कोई गलती शेष ना रह जाए इसलिए मैं भी इनको वापस साथ में सॉल्व कर देता हूं, जिनसे आप भी एक बार अपने द्वारा दिए गए उत्तर को एक बार अच्छी तरह से मिला लें और कोई समस्या हो तो समय रहते आप उसका समाधान कर लें। शब्द क्या बन जाएगा, दिक प्लस अंत का शब्द बन जाएगा दिगंत। क्या शब्द बन जाएगा, दिगंत। इसी प्रकार वाक प्लस आराधना का रूप क्या हो जाएगा, वागाराधना। इसी प्रकार प्राक प्लस ईश का रूप क्या हो जाएगा, प्रागीश। और वाक प्लस ईश का क्या रूप हो जाएगा, वागीश। प्राक प्लस उक्ति का रूप क्या हो जाएगा, प्रागुक्ति। इसी प्रकार से प्राक प्लस ऐश्वर्य का रूप क्या हो जाएगा, प्रागैश्वर्य। और दिक प्लस उन्नत का रूप क्या हो जाएगा, दिगुन्नत रूप हो जाएगा। क्या रूप हो जाएगा, दिगुन्नत। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण बन जाते हैं जो क के बाद में स्वर आए और उसका रूपांतरण किस प्रकार से हो, ये निश्चित रूप से आपने इस सूत्र में सीख लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। अगला सूत्र क्या कहता है, दूसरा सूत्र हमें ये कहता है कि च के बाद में यदि कोई स्वर हो तो च का रूपांतरण किस रूप में करना है, च का रूपांतरण ज के रूप में कर देना है। और जो यहाँ पर स्वर आया है इस स्वर के साथ में क्या लगा देनी है, मात्रा लगा देनी है। इस मात्रा को लगाना भूलना नहीं है मित्रों।
मात्रा अगर हट गई तो सब कुछ मामला बिगड़ जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका रूप जो आपने मेहनत करके बनाया है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रूप वर्तनी की दृष्टि से हम जिस शुद्धि की बात कर रहे हैं उस शुद्धि के अंतर्गत वो रूप नहीं आ पाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके सूत्र की। सूत्र हमने लिख लिया, बात करते हैं उदाहरणों की। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है अच प्लस अंत। अच में आप देखते हैं कि पहले क्या है, च है, और अंत में पहले क्या है, अस्वर है। तो सबसे पहले आप च को किस में बदलोगे, च को ज में बदलोगे, और अ की क्या लगा दोगे, अ की साथ में मात्रा लगा दोगे। तो ज प्लस मात्रा जो अ की है वो जुड़कर क्या हो जाएगा, ज पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार अच प्लस अंत का जो रूप बनेगा वो रूप क्या बनेगा, अजंत रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा, अजंत। तो इस प्रकार अजंत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले आपको अच का अर्थ समझना होगा। अच का अर्थ क्या होता है, अच का अर्थ होता है स्वर। अच का अर्थ क्या होता है, स्वर। और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, अजंत कहलाते हैं। और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वो वर्ण हलंत कहलाते हैं, क्योंकि अच का विलोम शब्द क्या हो जाता है, हल। अच का विलोम क्या हो जाता है, हल। तो हल का अर्थ क्या होता है, हल का अर्थ हो जाता है व्यंजन। अब आपको परीक्षा में सवाल पूछ ले अच का विलोम क्या होता है, तो अच का विलोम क्या होता है, हल। और स्वर का विलोम क्या होता है, तो स्वर का विलोम क्या हो जाता है, व्यंजन। तो इस प्रकार से शब्दों के अर्थ भी आप साथ साथ में सीखते चलिएगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और उदाहरणों की। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है पंच प्लस आब। पंच प्लस उक्ति, पंच प्लस उपदेश। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण आपके सामने और लिखे गए। बाकी च पर ज़्यादा उदाहरण बनते नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, पंच प्लस आप को जब आप जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा पंजाब। च का ज हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और ब साथ में है यथावत लग जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, पंजाब। इसी प्रकार पंच प्लस उक्ति का रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा पंजुक्ति। क्या हो जाएगा, पंजुक्ति। इसी प्रकार पंच प्लस उपदेश का रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा पंजुपदेश। क्या हो जाएगा, पंजुपदेश। तो इस प्रकार से हमने इस नियम का जो हमने नियम पढ़ा है अभी 10वां नियम, इस 10वें नियम का ये दूसरा सूत्र हमने देख लिया है अच्छी तरह से। फिर भी कोई समस्या आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिएगा, ताकि समय रहते उसका समाधान भी हो सके और आप जो सीखें वो सही सीखें और हमारा प्रयत्न भी सफल हो जाए। आगे हम बात करते हैं 10वें नियम के तीसरे सूत्र के बारे में। तो इसका जो तीसरा सूत्र है वो सूत्र ये कहता है कि ट के बाद में कोई स्वर आ जाए तो ट को किस में बदलना है, ड में बदलना है। पहले क्या हो जाना चाहिए, ट हो जाना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ट को आप किस में बदल दोगे, ट को आप ड में बदल दोगे। तो शब्द किस प्रकार से बनेगा, ट का ड हो जाएगा, स्वर के साथ में क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। इसी प्रक्रिया को आपको यहाँ पर पूरी तरह से दोहराना है। सीख चुके होंगे अब तो आप स्वर की मात्राएं लगाना। उदाहरण में आपके सामने लिख देता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं षट प्लस आनन, षट प्लस आनन। तो मित्रों आप यहाँ पर देख सकते हो कि षट में पहले क्या है, ट है, बाद में क्या है, आनन में आ स्वर है। तो ट को किस में बदल दोगे, ड में, और साथ में जो आ है इस आ की क्या लगा दोगे आप, साथ में मात्रा लगा दोगे। क्या लगा दोगे, मात्रा। तो शब्द क्या हो जाएगा, षट में ट का ड हो जाएगा, आ के साथ में मात्रा लग जाएगी। तो जो ड में हलंत का जो चिन्ह है वो चिन्ह क्या होगा, बीच में से हट जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। और उसके बाद में जो से पीछे शब्द आया है नन, यथावत रहेगा। और इस प्रकार षट प्लस आनन का रूप क्या हो जाएगा, षडानन रूप हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है, षडानन शब्द का अर्थ होता है कार्तिकेय। क्या होता है, कार्तिकेय। पर्यायवाची में आता है, कार्तिकेय का पर्यायवाची क्या हो जाता है, षडानन, षण्मातुर। तो इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ और शब्दों के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है षट प्लस अंग, षट प्लस इच्छा, षट प्लस ईश, षट प्लस ऋतु,
षट प्लस उक्ति। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको मिल जाते हैं, षट प्लस उपदेश। तो ये उदाहरण सामान्यतः ट के बाद में अन्य स्वरों के हैं। सॉल्व करने का तरीका आप समझ चुके होंगे, मगर फिर भी एक बार मैं आपको अच्छी तरह से और बता दूं ताकि कोई समस्या, कोई गलती शेष ना रह जाए। षट प्लस अंग को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? षडंग। ट हलंत है, ड में बदल जाएगा, आगे अंग की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार षट प्लस इच्छा का रूप क्या हो जाएगा? षडिच्छा। ड पूरा हो जाएगा, आगे ई की मात्रा लग जाएगी। षट प्लस ईश का रूप क्या हो जाएगा? इस बार देखिए आप, ई बड़ी है तो ड में ई की मात्रा लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा, शब्द क्या हो जाएगा? षडीश। इसी प्रकार षट प्लस ऋतु का रूप क्या हो जाएगा? श। ट का रूपांतरण ड में, री की क्या लग जाएगी? मात्रा, और तू शब्द साथ में जुड़ जाएगा तो शब्द क्या हो जाएगा? षड ऋतु। लेकिन कई बार कुछ किताबों में इसको षड ऋतु के रूप में भी लिखा हुआ देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर ये दोनों रूप इसके क्या हैं? सही है, दोनों में से कोई भी रूप गलत नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं षट प्लस उक्ति। तो ट को ड में बदलकर ऊ की मात्रा लगा दोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? षडुक्ति। क्या रूप हो जाएगा? षडुक्ति। और इसी प्रकार षट प्लस उपदेश का रूप क्या हो जाएगा? षडुपदेश। क्या रूप हो जाएगा? षडुपदेश। तो इस प्रकार हमने जो ये 10वें नियम का तीसरा सूत्र है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम बात करते हैं कि त के बाद में कोई स्वर आ जाए तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आगे इसका जो चौथा सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि पहले क्या होना चाहिए? त होना चाहिए, और त के बाद में क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर होना चाहिए। तो त को आप किस में बदल दोगे? त को आप द में बदल दोगे, और स्वर की आप साथ में क्या लगा दोगे? स्वर की आप मात्रा लगा दोगे साथ में। उदाहरण इसके किस प्रकार के बनेंगे? मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, मान लीजिए सत्य प्लस आचार शब्द लिखा है मैंने। शब्द क्या लिखा है? सत्य प्लस आचार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले क्या है? त व्यंजन है, उसके बाद में आ क्या है? स्वर है। तो आप क्या करोगे? त के साथ त को द में बदल दोगे और स्वर के साथ में क्या लगा दोगे? मात्रा लगा दोगे। तो त को जब आप द में बदल दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा? सद। और आ जो साथ में इसकी आप क्या लगा दोगे? स्वर की मात्रा लगा दोगे। तो मात्रा स्वर आ है तो आ की मात्रा ही लगेगी। तो इस प्रकार शब्द क्या हो जाएगा? सदाचार शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार आप बाकी के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को एक बार सॉल्व करने का भरपूर प्रयत्न कीजिएगा। इस सूत्र के बहुत से उदाहरण आपको मिल सकते हैं, संख्या की कोई सीमा ही नहीं है। कुछ उदाहरण मैं आपको अभ्यास के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उन उदाहरणों पर एक बार गौर करें और लिखिएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है सत्य प्लस इच्छा, तत् प्लस अंतर, तत् प्लस उपरांत, सत्य प्लस उपदेश, सत्य प्लस उपदेश। और इसके बाद में शब्द हो जाएगा जगत प्लस अम्बा, महत प्लस आकांक्षा, और शब्द हो जाएगा वृहत प्लस अरण्य। ये शब्द पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, वृहत प्लस अरण्य, ध्यान रखें इन शब्दों का। और शब्द हो जाएगा आगे भगवत प्लस आराधना। तो इन सभी शब्दों के शुद्ध रूप क्या होंगे? इन सभी शब्दों की संधि क्या होगी? वो संधि निश्चित रूप से आपने लिख ली होगी। और आगे जो है हम देख लेते हैं एक बार कि इन शब्दों की संधि वापस क्या होगी, ताकि यदि आपसे कोई गलती हो भी गई हो तो समय रहते आप अपनी उस गलती का क्या कर लें? निराकरण भी कर लें। क्योंकि चाणक्य क्लासेस केवल आपको समस्याएं नहीं देता है, आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको तत्काल ही प्रस्तुत करता है। और तत्काल हम इन शब्दों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सत्य प्लस इच्छा को जब हम जोड़ेंगे तो त को द में बदलेंगे, और आगे ई छोटी है तो छोटी ई की मात्रा लगा करके हम शब्द क्या बना देंगे? सदिच्छा।
इसी प्रकार तत् प्लस अंतर का रूप क्या हो जाएगा? तदंतर। तत् प्लस उपरांत का रूप क्या हो जाएगा? तदुपरांत। इसी प्रकार आप देखोगे कि सत प्लस उपदेश का रूप क्या हो जाएगा? सदुपदेश। जगत प्लस अंबा का रूप क्या हो जाएगा? जगदम्बा। और महत प्लस आकांक्षा का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? त को द में बदलोगे, आ की मात्रा लगाओगे तो शब्द क्या हो जाएगा? महदाकांक्षा। और इसी प्रकार वृहत प्लस अरण्य का रूप क्या हो जाएगा? वृह। वैसा का वैसा, त को द में बदला, अ की मात्रा लगाकर द को पूरा बनाया, पीछे जो शब्द बचा है साथ में लिख दिया, शब्द क्या हो गया? वृहदरण्य। और इसी प्रकार भगवत प्लस आराधना का रूप क्या हो जाएगा? तो भगवद आराधना। क्या रूप हो जाएगा? भगवद आराधना। तो इस प्रकार से इसका रूप बन जाता है। आशा करता हूँ ये नियम भी आपके समझ में आ गया होगा और इस नियम से जुड़े हुए जो उदाहरण मैंने आपको अभ्यास के लिए दिए हैं वो उदाहरण भी आपके सारे क्या सही हुए होंगे। और अब हम बात करते हैं इसी 10वें नियम के आगे और अंतिम सूत्र के बारे में। तो 10वें नियम का जो अंतिम सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि प के बाद में यदि कोई स्वर हो तो प का क्या हो जाता है? प का ब हो जाता है। और जो स्वर आया है इस स्वर की क्या लग जाती है? साथ में मात्रा लग जाती है। प को ब में बदलकर और आगे वाले स्वर की मात्रा लगाकर आप इन उदाहरणों को बनाते रहिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है सुप प्लस अंत। वैसे यहाँ पर एक बात आपको बता दूं मित्रों कि हलंत प के बाद स्वर से या व्यंजनों से जुड़े हुए जो उदाहरण हैं हिंदी मात्रा में, ये उदाहरण बहुत ही सीमित मात्रा में है। यहाँ पर भी मैं आपको जो उदाहरण बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, वो सारे के सारे उदाहरण संस्कृत वाले ही होंगे, हिंदी में लिए गए हैं, क्योंकि इस सूत्र की प्रवृत्ति पर अन्य उदाहरण बनते नहीं हैं और इसीलिए यहाँ पर ये उदाहरण लिए गए हैं। आप देखिए सुप में क्या है? प है और आगे क्या है? कोई स्वर है। तो आप क्या करोगे? प को ब में बदल दोगे। तो प को ब में बदल दोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? सुबंत। क्या शब्द हो जाएगा? सुबंत। कैसे होगा? प को आपने ब में बदला, आगे जो स्वर है उसी स्वर की अ की मात्रा लगा दी तो शब्द क्या हो गया? सुबंत। इसी प्रकार से एक शब्द और हो गया सुप प्लस आदेश। जब इस शब्द को जोड़ेंगे तो प ब में बदलेगा, आ की मात्रा लग जाएगी तो शब्द क्या हो जाएगा? शुभादेश। शब्द क्या हो जाएगा? सुप प्लस आदेश, शुभादेश। सुप संस्कृत का एक प्रत्यय होता है जो कि प्रातिपदिक संज्ञाओं के साथ में, प्रातिपदिक शब्दों के साथ में जुड़ता है। और प्रातिपदिक शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सबको प्रातिपदिक बोलते हैं। तो उन्हीं के साथ में ये प्रत्यय जुड़ता है। सु ओजस समोचस टाभ्यां बिस गेम्यां बिस गसिम्यां बिस गस्सों साम घाई और सुप नाम से करके ये पूरे 21 प्रत्यय हो जाते हैं जो कि कारकीय विभक्तियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। बाकी इसके हिंदी में और कोई व्यावहारिक उदाहरण बनते नहीं हैं। इसी नियम के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि यदि आपने चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो आगामी वीडियोस बनाए जाते हैं वो नियमित रूप से डाले जाते रहेंगे और आपको उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे। यदि आपने चाणक्य क्लासेस का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं किया है तो ये भी आप डाउनलोड कर लें। व्यवस्थित रूप से सारे के सारे पाठ्यक्रम बहुत ही कम शुल्क पर यहाँ उपलब्ध हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।